जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 2 के स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं पेपर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक, आईएमपी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, इसके पहले सारा मैंने इसके डिटेल स्ट्रेटेजी वगैरह सारी मैंने अपलोड कर दी है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। कौन से हाईलाइटेड टॉपिक्स है, किन टॉपिक्स पे से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से। आज के लेक्चर में हम लोग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ही कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ना ही सिर्फ पेपर 2 को टैकल करने के लिए, बल्कि हाउ टू राइट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के विदाउट स्टडी किए बिना भी हम उसके आंसर को कैसे लिख पाए, ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा डिटेल होगा। इसमें बहुत सारे यूनिट के बहुत सारे कंसेप्ट के एग्जांपल्स, आईएमपी क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। साथ में आप जो जो आपको ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, इसको अपने कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बहुत सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पेपर नंबर 2, अभी मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूँ बच्चों, देखिए हुआ क्या है ना कि 95% बच्चों का मैथमेटिक्स में बैक लगा है। और ये आज की कोई नई बात नहीं है। हर साल आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बैक लगते हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं हम ही हैं। यदि हमारा बैक लग रहा है तो उसका कारण भी हम खुद ही है। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई नहीं बताता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अभी जैसे हम लोग क्या है ना, यूनिवर्सिटी को लाइटली ले लेते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स हो तो हम उसे उतने डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी एग्जाम को लाइटली नहीं लेंगे। सेमेस्टर 2 की एग्जाम देखेंगे, अगर आपकी अभी आपने थर्ड सेम में भी आप सेकंड सेम की एग्जाम दे रहे हैं, फोर्थ सेम में अगर आपका बैक रहता है तो फोर्थ सेम में भी देंगे। फिर ऐसा बैक लगता चला जाएगा, आप एग्जाम देते चले जाएंगे, फाइनल ईयर में आप पहुंचेंगे ही नहीं जब तक कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का अच्छे से मैथमेटिक्स क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने आप एक समर 19 का क्वेश्चन पेपर निकाल के रखा है। एक्सक्यूज मी बच्चों, सॉरी। तो देखिए बेटा, समर 19 का पेपर हम लोग देखेंगे। समर 19 में कुछ क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लीजिए, एक्स्ट्रा एग्जांपल है। अब ये आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ए बार की वैल्यू दी है, बी बार की वैल्यू दी है। ऐसे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को मैं आपको टीच करता हूँ मेरे फुल कोर्सेस में, जो कि मेरे फुल कोर्स आते हैं। मेरा एप्लीकेशन है। देखिए हम लोग, मैं दो चीज़ आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, फुल कोर्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया है बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में, और मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछा है कि फुल कोर्स होता क्या है। बच्चों, अगर आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर्स के, फॉर एग्जांपल मैथ्स 1 मैथ्स 2 के अगर मैंने 100 लेक्चर लिए हैं, तो सारे लेक्चर पहले दिन से आखिरी तक के सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। सारे लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से आपको सेव मिलेंगे। प्लस उसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही होंगी। यूनिट टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, ये सारी चीजें लिया जाएगा। तो डिटेल एक कोर्स होता है हमारा, हमारे एप्लीकेशन में सेव रहता है। यदि आप ऑफलाइन कहीं पे क्लास लगाते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक होता है कि अगर आप 4 दिन 5 दिन नहीं गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो होगा क्या है ना कि आपका 5 दिन का मिस हो जाएगा। लेकिन हमारे एप्लीकेशन में या फिर जो भी क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ कंडक्ट कर दो, उसमें ऐसा नहीं होता। यदि बच्चा ऑफलाइन नहीं आ रहा है तो घर में 5 दिन बैठे, अगर उसकी तबीयत खराब है तो ऑनलाइन कर सकता है। अगर मान के चलो कि बच्चा 10 दिन ही नहीं आया, 10 दिन क्या छोड़ो, आप 2 महीने ही नहीं आए क्लास में, तो भी आपको पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक के सारे वीडियोस, जो भी मैंने पढ़ाया है यूनिट 1 से लेके लास्ट यूनिट तक, सारे अवेलेबल मिलते हैं। तो ये मेरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। मेरा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना ना भूलिए। इसके बाद सेम 3 का मैंने सेमेस्टर 3 में 2,500 रुपये का, सेमेस्टर 3 में 2,500 रुपये ऑफ कर दिया है बच्चों आप लोगों के लिए। सिर्फ 2,000 रुपये में आप क्रैश कोर्स यानी कि फुल कोर्स जो भी मैंने पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड ग्रुप थ्योरी मैंने पूरी पढ़ाई है, ग्रुप थ्योरी, उसे आप बाय कर सकते हैं सिर्फ 2,000 रुपये में, और ये 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि इसमें सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आईएमपी, 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, रिवीजन, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, सेव लेक्चर, सारी कुछ आ जाता है बच्चों इसमें। और ये आपको मात्र 2,000 रुपये में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ए और बी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अब बुक में नहीं है। तो बुक में नहीं है तो कैसे करेंगे हम लोग ए बार इंटू बी बार को, इसका 2 बार डेरिवेटिव। तो ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एंगल बिटवीन, ये वाला भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये भी मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए, यानी कि 12 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया, बुक में प्रेजेंट नहीं है। फिर अपन को मिले 0 नंबर, क्योंकि अपन ने कुछ किया नहीं है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए, डेल स्क्वायर लॉग ऑफ आर। शायद ये मे बी बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो कि मे बी प्रेजेंट हो। अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेम टू का कोर्स मैंने पढ़ाया था 6 महीने पहले, अभी सेम 3 चल रहा है ना। तो इतना ध्यान में है नहीं, अगर बुक में है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। अब ये देखिए लाइन इंटीग्रल है। अभी क्या हुआ ना, ये पुराने पेपर है। अभी की जो आप बुक देखेंगे, लाइन इंटीग्रल यूनिट नंबर 2 में है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। तो ये सारे देखिए इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप यूनिट नंबर 2 में आ जाइए। यूनिट नंबर 2 में यदि अपन देखें, यूनिट नंबर 2 में एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू रीजन बाउंडेड बाय, ये डबल इंटीग्रेशन है जिसको अपन को इवेल्युएट करना है। उसके बाद चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन आना ही आना है। डबल इंटीग्रेशन के जैसा कि मैंने बताया था, जो मैंने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला है, कि आप एरिया, चेंज ऑफ द ऑर्डर और पोलार फॉर्म और डबल, सिंपल डबल इंटीग्रेशन, एक डबल इंटीग्रेशन के चारों टाइप को आप बहुत अच्छे से करके रखेंगे। इवेल्युएशन डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग पोलार फॉर्म आ गया, देखिए चेंजिंग पोलार फॉर्म। फिर आ गया ट्रिपल इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यूनिट नंबर, पहले यूनिट नंबर 3 का हिस्सा हुआ करते थे। अब आप क्या करेंगे कि यूनिट नंबर 4 में आपको पूरे थ्योरम्स दे दिए, यानी ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन तीनों में से मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल ये समझिए कि एग्जांपल्स किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी है। अब आपको मैक्सिमा, अब आपको सॉरी मैक्सिमा मिनिमा नहीं, गामा इन द बीटा फंक्शन दिख रहा है, और ये इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, पहले सेम टू में था, अभी नहीं है आपको, लेकिन गामा एंड बीटा फंक्शन एग्जांपल्स देखिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, तो ये भी समझने वाली बात है कि कौन से क्वेश्चन आपके गैमा बीटा फंक्शन के क्वेश्चन है, गैमा बीटा फंक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। अब यहाँ पे ई रोटेशनल वाला दे दिया, फिर डबल इंटीग्रेशन दे दिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ये ई रोटेशनल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बुक में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे देखिए समर 16 का थोड़ा सा पुराना पेपर निकालता हूँ। अभी पुराने पेपर में भी क्या, देखो यूनिवर्सिटी किस तरीके से पूछती थी। क्वेश्चन देख रही है आपके, ऑलरेडी बुक में प्रेजेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर। डेल स्क्वायर आर का पावर एन ही होता है, आईएमपी क्वेश्चन है। फिर डेल इंटू डेल फाई डेल डॉट डेल इंटू ए बार, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में प्रेजेंट है, लेकिन बुक में फिर इतनी थ्योरी प्रेजेंट नहीं है। फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन बना के पूछने का एक तरीका रहता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये आपका लाइन इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इवेल्युएट चेंज इनटू पोलर फॉर्म, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है के हो गया ये आपका। एग्जाम्पल्स देखिए, ये कॉन्वर्जेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है नहीं आपको एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस, लेकिन ये बीटा एंड गामा फंक्शन खुद में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थ्योरम है। अब ये ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया है। ये भी वैल्यू, ये वाला भी क्वेश्चन आपके बुक में है, ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है ना। तो मैं देख के बता सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्या आपके पास आएगा क्या नहीं आएगा। अगर ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है, अगर आप ये वाला एग्जाम पेपर देखिए, तो ये पेपर आया था बच्चों, समर 17 का पेपर मैंने उठाया है यहाँ पे। देखिए कुछ एग्जाम, ये कुछ पेपर्स मैंने उठाए हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि किस तरीके से हमारी एग्जामिनेशन में पेपर आएंगे, ताकि आपका डर निकल जाए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर ए बार की वैल्यू आई, फिर ए बार बोला है, ई रोटेशनल है पूछा गया है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ कल के पेपर के रिगार्डिंग। डबल इंटीग्रेशन पूछा है, एरिया पूछा है डबल इंटीग्रेशन का। तो मैंने बोला डबल इंटीग्रेशन के 4 तरीके हैं, चारों को अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पे ये डबल इंटीग्रेशन आ गया, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया। फिर यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे तो रीजन बाउंडेड बाय द ट्रिपल इंटीग्रेशन निकल रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स थ्योरम दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है। फिर आप ये देखेंगे, हर बार ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, ये एक्सरसाइज में है, अनसॉल्व क्वेश्चन है।
उसके बाद ये सोलेनोइडल एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया अपने मन से, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया आर डी टीटा, इसको हम लोग देखेंगे। मैंने बहुत सारी आज पीडीएफ की जेरोक्स निकाली आज। ये मेगा लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसमें सारी चीजें कवर कर ले। और देखिए ये कन्वर्जन इसको नहीं देखना है, ये आपका फिर गैमा बीटा फंक्शन वाला है। तो पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपको देखना क्या है ये भी समझ में आना चाहिए, वरना आप इसको ही ढूंढ रहे हैं कि कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रेशन कहाँ है। ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है ये। फिर आज से मैं अभी देखिए मैं एग्जांपल्स टू ले रहा हूँ, ये एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। आईएमपी है 6 नंबर के लिए। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ए बार एंड बी बार दिया है, दो बार डेरिवेटिव ए बार इंटू बी बार का एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इतने भी भारी एग्जांपल्स नहीं रहते हैं, और मेरे होते हुए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा अपना कवर होगा, डोंट वरी। ए बार एंड बी बार की वैल्यू दी है। अब ए बार बी बार कॉस में दिया है, साइन में दिया है, टी के फॉर्म में कुछ भी दिया है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ए बार एंड बी बार जो गिवन है वो लिखेंगे फटाफट। ए बार का डेरिवेटिव निकालेंगे, टू टी स्क्वायर का फोर टी हो जाएगा माइनस जे बार। ठीक है, टी का डेरिवेटिव वन, टी स्क्वायर का टू टी, और ये हो जाएगा माइनस फोर। अभी आएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी का माइनस फोर हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे। कॉस का माइनस साइन हो गया, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन का माइनस कॉस हो गया, डेरिवेटिव निकालेंगे फटाफट हम लोग। तो एट टी इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव क्या, एट टी इक्वल टू जीरो पे ए बार की वैल्यू, ये जो ए बार है क्या हो रहा है, बी बार क्या हो रहा है, ये ए और बी। टी के जगह जीरो डालने पे क्या हो रहा है, डी ए बाई डी टी डी वी बाई डी टी, टी के जगह जीरो डालने पे क्या हो रहा है, क्योंकि अपन को एट टी इक्वल टू जीरो पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देखेंगे ये आपको एट टी इक्वल टू जीरो पूछा है। तो वी नो दैट एक बार हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि अपन को दो बार डेरिवेटिव बोला इसका, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ए बार इंटू बी बार। तो पहले एक बार तो निकाले, फिर बाद में दो बार निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डी बाई डी टी ए बार इंटू बी बार। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ए बार इंटू बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास ए बार इंटू बी बार क्या आएगा, ये मेरे पास ए बार की, ये ए बार की वैल्यू है, इंटू में डी बी बाई डी टी की, इन दोनों की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आई जे के ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे आई की टर्म है ही नहीं, तो जीरो और के की टर्म भी जीरो, सिर्फ जे की टर्म है इसलिए माइनस टू। आई जे और के की टर्म अपन ने लिख दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो डी ए बाई डी टी यानी कि इसकी आई जे के की टर्म यहाँ पर आएगी, और इसकी आई जे के की टर्म यहाँ पर आएगी। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, ये पहला डिटरमिनेंट है, दूसरा डिटरमिनेंट है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी ऐड करने के बाद। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो आंसर आ गया इसका जीरो। तो ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, समर 19 का एग्जाम्पल है। आप सोच सकते हैं कि 19 में इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आया जो कि एक्स्ट्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। ये नीचे का एक एग्जाम्पल है जिसे आप खुद करेंगे, और ये भी पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये भी मैंने बताया कि एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू दी है, आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। होता क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर आर बार डी आर बार अपॉन डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे देखते आगे, समझो इसको कि किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले क्या, आप आर बार पोजीशन वेक्टर जो गिवन है वो लिखेंगे। जो आर बार है एक्स आई वाई जे जेड के होता है। एक्स की वैल्यू आपके पास है, वाई की वैल्यू आपके पास है, जेड की वैल्यू आपके पास है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसे आप इसका वेलोसिटी के लिए डेरिवेटिव लेंगे डी आर अपॉन डी टी, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थ्री सामने आ जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। फिर साइन का क्या होता है, कॉस थ्री सामने आ जाएगा, तो ये सिक्स हो जाएगा। अगेन फिर से एक्सेलरेशन ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एट टी इक्वल टू जीरो बोला है, तो ये आप वेलोसिटी निकालेंगे और ये आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो कैसे निकला, ये जो वेलोसिटी आई है इसमें टी के जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे जीरो रख दो, तो ये नया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गया। मैग्नीट्यूड बोला है आपको वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वी बार अंडर रूट में आई आई जे के की टर्म का स्क्वायर, आई की टर्म यानी माइनस वन का स्क्वायर, जे की टर्म तो जीरो है, और के की टर्म का यानी सिक्स का स्क्वायर, यानी इस तरीके से आएगा अंडर रूट 36। एक मिनट बच्चों।
तो इस तरीके से बच्चों आपने मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड मतलब जो भी आपका वेलोसिटी आया उसमें आई जे के की टर्म होती है, अंडर रूट में ले लेंगे आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो आपका ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन में भी जो भी एक्सेलरेशन का आया है उसमें आई जे की टर्म का स्क्वायर ले लेंगे अंडर रूट में, ये आपका मैग्नीट्यूड हो कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 6, अ पार्टिकल मूव्स, अगेन ये इसी तरीके से इसमें भी आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारी निकालना है, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है टी इक्वल टू 1। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बोला है, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे कि आर बार पोजीशन वेक्टर आप निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू रख देंगे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया। वेलोसिटी आप निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, इसका आर का एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो जहाँ जहाँ टी है इस वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में, जहाँ जहाँ टी है उसके जगह 1 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकल जाएगा। इतना करने पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके नीचे ए बार दिया है जो कि क्वेश्चन में दिया है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना है और आपके बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पे कवर करना है। ये आपका ए बार है। ठीक है बच्चों, ए बार ये आपने इसमें से आर बार बनाया, इसमें से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल दिए, टी के जगह 1 रख दिया, इन द डायरेक्शन बोला है इस वेक्टर के, तो इसको अपन ए बार से डिनोट करते हैं। तो मैंने इसको ए बार से डिनोट कर दिया। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर वेलोसिटी अगर कोई एक वेक्टर है, अगर मान के चलो ए वेक्टर है, उसको इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार बोला, तो आप कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी कैप, तो जिसके डायरेक्शन में वो बी कैप हो जाएगा। ए बार बी कैप का मतलब है बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। ये आपका आंसर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ का ये आंसर होता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालना है, तो वेलोसिटी का आंसर ये है। इसको हम इसके डायरेक्शन में ले रहे तो वेलोसिटी जिसके डायरेक्शन में ले रहे तो ए कैप मैंने वेलोसिटी वी बार ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी वेलोसिटी की वैल्यू और ये ए बार की वैल्यू अपॉन इसका मॉड ऑफ ए बार यानी मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में आई के टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से देखेंगे बच्चों आप, अगर आप ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो समझ लेंगे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो 4 × 1 4, -2 × -3, 3 × 2 आपको दिखाई दे रहा है, अपन अंडर रूट में 1 9 और 4, ये आपके आगे वैल्यू। तो बच्चों इस तरीके से थोड़ा पढ़ने का तरीका अपन को फोकस होके करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, कहाँ गड़बड़ी होती है वो अपन को ध्यान में रखना है। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम इन द डायरेक्शन में ले रहे ए बार के, तो एक्सेलरेशन ए बार, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार यानी ए बार अपॉन ए बार का मैग्नीट्यूड। तो जब आप इसका दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ रिमार्क लिए गए इन द डायरेक्शन ऑफ, वही सारी चीजें लिखी गई है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, नहीं तो आप इसको लिखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। आर बार की वैल्यू यहाँ पे हमको दी गई है, आर बार इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, आर बार की वैल्यू दी गई है। हमको वेलोसिटी निकालना है और ये बताना है परपेंडिकुलर है आर को, एंड एक्सेलरेशन निकालना है और ये बताना है कि ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा उसके ये प्रोपोर्शनल में होगा इसका मैग्नीट्यूड। और लास्ट में अपन को बताना है आर बार इंटू बी बार इक्वल टू ए। चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो गिवन है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आर बार की वैल्यू गिवन है, आर बार कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी जे बार। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, आपने डेरिवेटिव कर दिया, वेरी गुड। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग टी ले रहे हैं। नाउ देन आर बार इंटू वी बार करेंगे, क्योंकि हमको आर बार इंटू वी बार यानी कि वेलोसिटी बताना है वो परपेंडिकुलर है आर बार को। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो क्लास 12th में बोला अगर कोई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर बना रहा है तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0। तो आर बार तो आपके पास है, वेलोसिटी भी आपने निकाल लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर कितना मिल रहा है 0।
एक्सेलरेशन यानी जो आपने वेलोसिटी निकाली उसका एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्सेलरेशन जो भी आपने वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है। अगर आप देखें तो ये अपनी ये वाली वेलोसिटी निकाली है, इट इज़ योर वेलोसिटी। तो इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और आपको डेरिवेटिव लेना आना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भैया अगर अपन इसका डेरिवेटिव फिर से लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो गिवा अपना आर बार था पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू है। तो ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ओमेगा इज अ कांस्टेंट। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट के साथ आ जाए तो ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग क्या बोलते हैं, बी बार। तो इसलिए डायरेक्टली टुवार्ड्स हो गया ये, इसलिए प्रोपोर्शनल हो गया आर बार को, एक्सेलरेशन आर बार के अपोजिट में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए अपन ने बोला अपोजिट डायरेक्शन में और टुवार्ड्स द ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए बार का, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को मॉड में रख देंगे तो मॉड के बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर बार का मॉड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो मैग्नीट्यूड है, तो ए बार इक्वल टू क्या आया, कोई तो भी कांस्टेंट इनटू आर बार आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ आर बार। इसलिए जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, ये जो मैग्नीट्यूड है रेडियस के डिस्टेंस यानी मॉड ऑफ आर बार यानी क्या होता है, आर यानी ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, तो उसके प्रोपोर्शनल में आया, और यही हमको बताना था। नेक्स्ट हमको आर बार इंटू वी बार निकालना है, वेलोसिटी जो आपके पास है आर बार की वैल्यू, आर बार का आई जे के और वेलोसिटी का आई जे के डालेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे के तो है नहीं, आई जे डाल देंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये ओमेगा यहाँ से और यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है ओमेगा के स्क्वायर के बार, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट इंटू के बार यानी नया वेक्टर हम लोगों ने बना दिया ए बार नाम का, और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके नीचे आप लोग देखेंगे कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिर्फ डेल इक्वल टू हम लोग देखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल डेल जेड, ये आपका डेल यानी ऑपरेटर होता है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। अगर आप इसमें देखें ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेडियंट कभी भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है और ग्रेडियंट लगता है स्केलर को यानी कि फाई को। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड के, ये आपका ग्रेडियंट का फार्मूला है, यानी डेल फाई का फार्मूला है। और इसके नीचे, ठीक है, तो ग्रेडियंट हो गया, और डाइवर्जेंस हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू दी है, आपको डेल फाई निकालना है, फाई की वैल्यू दी है, डेल फाई निकालना है। तो डेल फाई निकालने के लिए अपन को डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के लगता है। तो पहले डेल फाई का एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इस फाई का एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ डेरिवेटिव निकाल लिया। एक्स वाई जेड के साथ डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग उसको इस डेल फाई इक्वल टू में पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट हो चुकी है। और वहाँ पे जहाँ पर भी एक्स वाई जेड है उसके जगह 1 2 -1 1 -2 -1 पुट करेंगे, तो जो आंसर मुझे मिलेगा डेल फाई का वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन यही आएगा, सिर्फ ये पॉइंट चेंज कर दिया जाएगा, 101 बोल देगा, 100 बोल देगा, या 111 बोल देगा, कुछ भी पॉइंट्स दे देंगे, आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ये नेक्स्ट वाला आप खुद ही ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए डेल स्क्वायर 1/r = 0, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 6 मार्क के लिए आया था, जैसा अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो आर क्या होता है, आर निकालना है आपको, आर यानी पहले आर बार पता होना चाहिए, आर बार एक्स आई वाई जे जेड के पोजीशन वेक्टर होता है। आर निकालेंगे यानी मॉड ऑफ आर बार अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डेल आर अपन इसका एक बार एक्स के साथ डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट। अगर आप देखें इसका डेरिवेटिव अगर आप करना भी चाहे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बचा तो 2x, 2 कैंसल, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, किसकी वैल्यू आर की, तो एक्स अपॉन आर। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आई एक्स अपॉन आर, वैसे डेल आर अपॉन डेल वाई की वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड की आएगी जेड अपॉन आर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपकी वैल्यूज आते चली जाएगी। फिर आपको डेल स्क्वायर में रखना है, तो पहले आप डेल स्क्वायर को डेल इंटू डेल 1/r में पुट करेंगे, 1/r
तो डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड की इस डेल का और इस डेल का डेरिवेटिव एक दो इंटू वन बाय आर। डेल यानी डेल ऑपरेटर है जो अभी अपन ने देखा। तो डेल इंटू इनका आई के साथ वो वन हो जाएगा। डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर जेड। तो डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर जेड इक्वल टू वन इंटू में वन बाय आर। तो वन बाय आर सबको मिलेगा, एक्स को वाई को और जेड को, तीनों को मिलेगा, एक्स और वाई और जेड को। तो अगर हम डेल वन बाय आर को देखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स बाहर निकालते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स वन बाय आर को रहते हैं, वन बाय आर यानी माइनस वन बाय आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स को अपन ने निकाला है बच्चों एक्स अपॉन आर। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब। माइनस एक्स अपॉन ये आर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे और इजी करेंगे हम लोग। बुक में कैसा है, इसको क्वेश्चन रूल से किया है, मैंने इसको प्रोडक्ट रूल से आपको मैं समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का पावर -3 है, तो फर्स्ट एज इट इज माइनस तो बाहर निकाल लेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और माइनस अंदर ले लेंगे, तो आपको इस तरीके से ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। सिमिलरली आपको वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर भी मिल जाएगा, इसको आप पुट इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे, जो कि ये भी पीछे गया अपना, यानी कि आपको यहाँ पे पुट कर देंगे ये 1 2 3, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या बचता है, आपका आर स्क्वायर बचता है, क्योंकि आर होता है आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, बराबर अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा। तो ये भी आर का पावर, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आर का पावर -3 और ये -3 आर का पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब ये देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है पीछे के पेपर में, मैंने आपको बताया, तो इसको आप खुद होके ट्राई कीजिए। मैं आपको इस तरीके से नीचे दिखा देता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। और ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स है और इसी में से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, नियर अबाउट 100+ स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत डिटेल में मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए अभी अपन और नीचे जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन को आपने देख लिया है। शो दैट, ये 1.5 नंबर के लिए आया है छोटा सा क्वेश्चन, इस ये बुक में प्रेजेंट नहीं है। डी स्क्वायर आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 r बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है, आर बार एक पोजीशन वेक्टर दिया है, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालना बस सीखिए। एक बार डेरिवेटिव निकालो, फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालो, 2 बार डेरिवेटिव निकालो, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, -4, और इतनी वैल्यू जो गिवन आर की वैल्यू है, गिवन आर बार -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो गया डेल स्क्वायर आर का पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए, मैं इसको नीचे नीचे कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप इसके रोक रोक के इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको आप अपनी इसमें रख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में से पढ़ाई कीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फाइंड द एंगल बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आता है। फाई यानी कि एक पहला फाई यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, सरफेस जो होते हैं ना वो फाई होते हैं, स्केलर फंक्शन होते हैं। तो फाई यानी कि एक स्केलर फंक्शन दिया है और ये दूसरा स्केलर फंक्शन दिया है आपको, तो दो स्केलर फंक्शन दिए हैं। तो एक फाई अपन को दिया है और एक अपन को साई दिया है, या एफ और जी ऐसा भी ले सकते हैं, फाई साई दिया है। तो अपन को क्योंकि इसमें डेल फाई लगाना है, डेल फाई में क्या आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो इसका तीनों के साथ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने तो डेल फाई में रख दिया, डेल फाई की फॉर्मूले में यहाँ पे रख दिया डेल फाई, ये आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी तीनों की वैल्यू आपके पास है। पॉइंट ऊपर प्रश्न में दिया है 2 - 1, उसको पुट करने पे ये आपकी वैल्यू आई, बहुत आसान है। वैसे ही साई जो आपको गिवन है उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लिया साई का,
एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, उसको इस फार्मूले में रख दिया, तो ये आपको वेक्टर, ये वाला वेक्टर मिल गया। फिर बाद में आपने 2 - 1 2 पॉइंट अप्लाई कर दिया उसमें, और डेल साई की वैल्यू ये आ गई। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों है, यानी ए बार और बी बार है आपके पास। तो इसमें से एंगल निकालना है, तो ए बार बी बार इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मॉड ऑफ ए बार इंटू में मॉड ऑफ बी बार इंटू में कॉस थीटा। और यही आपने क्लास 12th में भी पढ़ा है, यानी सिंपल कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए बार बी बार अपॉन में मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और एक क्लास 12th में भी तो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, यही अपन को निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी उसी तरीके से लिया गया है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। ए बार इंटू बी बार यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वल टू करके इनका मॉड लिया, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लिया। इसका 4 - 2 4 का स्क्वायर, 4 - 2 - 1 का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से आएगा और आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, यानी कि आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल निकालना था, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे देखिए नीचे एक और यूनिट नॉर्मल दिया है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको स्लोली ऊपर चढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर निकल लीजिएगा इसका। अब ये वाला प्रश्न देखिए, ये आपको एग्जाम्पल आया है 6 मार्क के लिए, और ये 5x² y² z इक्वल टू 3x प्लस जेड स्क्वायर एंड 3x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 1, पॉइंट दिया है -1 to 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, प्रेजेंट ही नहीं है बुक में। ठीक है, और 6 नंबर के लिए आया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन फाई और साई से डिनोट कर दीजिए, ये आपका फाई है और ये आपका साई है। ठीक है, फाई का डेरिवेटिव एक्स के साथ, क्योंकि आप फाई कैसे निकालेंगे, सिंपल ही काम कीजिए, 3x प्लस जेड स्क्वायर, इसको माइनस में भेज दीजिए, 3x² माइनस वाई प्लस 2z, और ये 1 अंदर आएगा तो -1 हो जाएगा। या फिर हम कांस्टेंट लेते ही नहीं, समझ लो कांस्टेंट लेते ही नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव उसके जीरो ही होंगे। तो साई ले लिया हमने, ये पूरा का पूरा अपना साई है, यानी जहाँ पे एक्स वाई जेड रहेंगे बस हम उसको कंसीडर करते, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते फाई साई लेते समय। फाई का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के साथ निकल लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ निकल लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको डेल फाई में रख देंगे, ग्रेडियंट में रख देंगे, फॉर्मूला वहाँ पे 1 to 1 बोला है, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ पे 1 to 1 लगाएंगे, ये आपको एक वेक्टर आई बार मिल जाए। यानी कि ये आपको पहला इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, एक वेक्टर मिल गया अपन को। वैसे सिमिलरली जो अपन को साई की वैल्यू दी है उसका एक्स वाई जेड के साथ डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने निकाल लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर डेल साई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन, फिर पॉइंट पुट करेंगे, और ये वैल्यू आ गई। ये अपने पास दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो आ गए। अब इसको अपन फार्मूले में पुट कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे डेल फाई डेल साई ए बार इंटू बी बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा। ये देखिए मैं स्लोली इसको नीचे ले रहा हूँ, इंटू पिंटू चिंटू मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको आती है। आपने इस तरीके से करना है, मैंने किस तरीके से लिया है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू और थीटा मैंने निकाला है, देख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, डाइवर्जेंस के ऊपर लेते हैं कि डाइवर्जेंस होता क्या है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन वी बार है, अब अपने पास वी बार दिया है, इसके पहले स्केलर दिया था, तो स्केलर के लिए ग्रेडियंट आता है। अब डाइवर्जेंस किसके लिए आता है, डाइवर्जेंस आता है किसी वेक्टर के लिए, यानी ग्रेड आता है स्केलर के लिए। अगर ग्रेड में स्केलर लगाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डाइवर्जेंस लगा है वेक्टर में तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा, वी बार डाइवर्जेंस यानी डेल अपॉन डेल एक्स, यानी डेल लगा दिया आपने, ये डेल वी बार यानी V1 V2 V3। तो ये हो जाएगा आई 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 जे के, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो डेल V1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल V2 अपॉन डेल वाई डेल V3 अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू आपको मिल गई। तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस, और ये स्केलर फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आई जे और के नहीं है, इसलिए ये स्केलर फंक्शन होगा। और इसके पहले जो अपन ग्रेडियंट ले रहे थे बच्चों, ग्रेडियंट में क्या आ रहा था, ग्रेडियंट में आ रहा था डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे, डेल फाई अपॉन डेल जेड, क्योंकि वहाँ पे आई जे क्या आ रहा था, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाए तो वो सोलेनोइडल होता है। स्टार टॉपिक, इसके ऊपर एग्जांपल आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल यानी क्या है, डेल इंटू में करना है अपन को।
तो वी बार यानी V1 आई V1 V2 V3 दिया है आपको इन दोनों के बीच में। तो आई जे के ऊपर लिखेंगे पहली वैल्यू, पहले वेक्टर की वैल्यू पहले लिख देंगे, फिर दूसरे वेक्टर की वैल्यूज लिख देंगे और अपन इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा कर्ल कहलाएगा। जिस भी किसी वेक्टर का आएगा उस भी किसी भी वेक्टर का वो कर्ल कहलाएगा। अगर अपन इसमें अगर ये वेक्टर अगर ये जीरो आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल। इसे हम लोग ई रोटेशनल कहेंगे। स्टार टॉपिक है, हर बार मोस्ट लाइकली आईएमपी क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। टॉपिक थोड़ा सा नीचे, शो दैट द वेक्टर वी बार इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल बताना है, तो कैसे बताना है सोलेनोइडल डेल वी बार। तो डेल की वैल्यू इंटू ये वी बार जो भी आपको गिवन है वी बार लिख देंगे। पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो एक्स का एक्स के साथ कर देंगे, आई का या फिर ऐसा करें आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ। डेरिवेटिव ले लो, आंसर कितना आ रहा है 1+1 - 2, आंसर कितना आ रहा है 0। सोलेनोइडल है। अगर 0 आता है तो सोलेनोइडल है, नहीं आता तो नहीं है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सोलेनोइडल, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी वैल्यू फाइंड करना है तो ऑलरेडी इनका डिटरमिनेंट क्या रहे, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, ऑलरेडी 0 रहेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी यानी वो खुद पहले सोलेनोइडल रहेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, डेरिवेटिव एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे अगेन सोलेनोइडल दिया है, इसको आप खुद होके सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट डेल डॉट डेल इंटू वी बार इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, समर 16 में आया हुआ एग्जाम्पल है। तो कर्ल वी बार की वैल्यू ये होती है, अगर आप फर्स्ट को छोड़ेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस जे, जे को छोड़ेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं। तो माना आपने ये डिटरमिनेंट लिया, ठीक है। डिटरमिनेंट लेते हुए चले, ये आपने डिटरमिनेंट ले लिया, आई जे और के की वैल्यू आ गई। फिर उसमें डाइवर्जेंस लगा दिया, यानी डाइवर्जेंस ये पूरे के पूरे इसमें लग जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके इतना से लेके यहाँ तक इसको डाइवर्जेंस लगा। तो पहले ब्रैकेट को लगेगा डेल अपॉन डेल एक्स, दूसरे को पहले ब्रैकेट को कि आई के साथ आई की टर्म, जे के साथ जे की टर्म, के साथ के की टर्म। तो पहले ब्रैकेट को लग गया डेल एक्स, दूसरे ब्रैकेट को लग गया डेल वाई, तीसरे ब्रैकेट को लग गया डेल जेड। आप डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, सब आंसर कट कुट के 0 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे सब। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप खुद से सॉल्व करेंगे। ए बार वी बार ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बार देख लीजिए। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद पढ़ाई कीजिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर 17 में आया हुआ है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, बुक में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अपन को स्केलर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू निकालना है। स्केलर पोटेंशियल अपन कैसे निकालेंगे, गिवन दैट एफ बार निकालना है। स्केलर कंजर्वेटिव ई रोटेशनल जो होता है उसी को हम लोग दूसरा नाम कंजर्वेटिव देखते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये पेपर में आ सकते हैं, बैक के पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते ही है, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। तो एफ बार की वैल्यू दी है, डेल इंटू एफ बार निकालेंगे, यानी कर्ल निकाल लेंगे हम इसका। अब इसको कर्ल कैसे निकालेंगे, अगर मैंने बताया डेल की वैल्यू यानी डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, आई जे के, ये पहली दूसरी तीसरी ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डिटरमिनेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व आपको करते आना चाहिए। और ये कितना आ रहा है 0, यानी कि 0 यानी इरोटेशनल यानी कि कंजर्वेटिव है। अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसका हम लोग स्केलर पोटेंशियल फाई निकालेंगे। तो अगर वो कंजर्वेटिव है तो एफ बार को हम लोग डेल फाई बार के रूप में लिखते हैं। डेल फाई ने डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। और एफ बार की वैल्यू कितनी थी अपने पास, पीछे देखिए, ये आपकी एफ बार की वैल्यू है। ये एफ बार के बराबर यानी एफ बार को लिखा है हमने डेल फाई, डेल फाई ने की डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई,
प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, इस तरीके से लिखा है। तो एफ बार यानी कि आई के पास ये आई, क्योंकि ये एफ बार के इक्वल में है, तो एफ बार की वैल्यू ये आई के बराबर, ये पहला डेल एक्स, जे के बराबर में डेल वाई, और तीसरी वैल्यू के तीनों इक्वल हो जाएंगी। और यह यहाँ पे यहाँ लिया है, इसलिए डेल एक्स और डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू आई है। क्वेश्चन 1 2 3, इसको हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे भाई? इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ये 2 3 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। जब आप सिंपल से एक काम करो, पुट मत, पुट नहीं करेंगे क्योंकि सॉरी कंपेयर करके हमने निकाला है इसका, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के साथ इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे z इंटू एक्स आ जाएगा, आ गया। प्लस क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव लिए तो y और z तो कांस्टेंट था, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन f आ गया। और यहाँ पे दूसरे में y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तीसरे में z के साथ इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y के साथ किया तो बचा कितना, x और z, उसका फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे z के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो बचा क्या, x और y, उसका फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन इन तीनों को इक्वेशन को देखें, ये तीनों इक्वेशन में, तो यहाँ पे अगर मैं जेड क्यूब एक्स इस फंक्शन के बराबर, ये F2 के बराबर अगर मैं जेड क्यूब एक्स डाल दूँ तो ये सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब एक्स, ये पहले में भी है। और अगर यहाँ पे जेड क्यूब एक्स है, इसके जगह अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई डाल दूँ, ये एक्स स्क्वायर वाई, तो ये भी एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब एक्स हो जाएगा सेम, और तीनों सेम हो जाएंगे यानी आइडेंटिकल हो जाएंगे। और जब तीनों आइडेंटिकल रहेंगे तो हम उसको कहेंगे कि भैया ठीक है, ये हमारा सही आ रहा है, आइडेंटिकल है, और ये हमारा प्लस कांस्टेंट, इस तरीके से हम लोग फाइव को लिख पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 6 नंबर के लिए आता है पेपर में, 6 मार्क के लिए। अब यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वेशन वाला यहाँ पे थ्योरम पूछा गया है 1.5 नंबर के लिए। बच्चों लाइन इंटीग्रल के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अगर इसका आप फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वर्क डन यानी कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन एफ बार इंटू डी बार, और ये लाइन इंटीग्रल का ही फार्मूला है। अब ए बार की वैल्यू देखिए बच्चों, ए बार दिया है आपको, ए बार इंटू डी आर बार निकालना है फ्रॉम .00 to 1 1 अलोंग द पाथ, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, और जेड की वैल्यू दी है। तो एक्स वाई की तो अलो ए बार की वैल्यू जो है अपने पास ए बार है, और एक्स वाई जेड दिया है, यानी आर बार अपन पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, एक्स वाई जेड की जगह डाल देंगे, एक्स वाई जेड की जगह। तो ए बार की वैल्यू है आपके पास, जहां जहां भी ए बार में एक्स वाई जेड आ रहा है, जहां जहां पर भी ए बार में एक्स वाई जेड आ रहा है, वहां पे एक्स वाई जेड, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका नया ए बार आ जाएगा। आर बार यानी कि एक्स आई वाई जे जेड की होता है, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू, तो ये नया आर बार आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी आर बार, तो टी का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2t, हो जाएगा 3t स्क्वायर डेरिवेटिव। अब इन दोनों का ए बार, नए वाले ए बार का, और ये डी आर बार का मल्टीप्लाई ले लीजिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और लास्ट में इसका आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, और इंटीग्रेशन क्या बोला था, 0 0 से 1 1 बोला था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 to 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 to 1 1 बोला है, तो होल इंटीग्रेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर आप 0 डालेंगे, एक्स वाई जेड की जगह 0, और फिर एक्स वाई जेड की जगह 1 1 डालेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है, तो इंटीग्रेशन भी यहाँ पे लिमिट भी आएगी जो टी की आएगी। अगर आप एक्स की जगह 0 डाल रहे तो 0, वाई की जगह 0 डाल रहे तो 0, जेड की जगह 0 डाल रहे तो 0, तो टी की वैल्यू 0, और फिर सबकी जगह 1 डाल रहे तो भी टी की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो टी इक्वल टू 0 to 1, इसलिए इंटीग्रेशन में यहाँ पे 0 to 1 का उपयोग किया गया है। और फिर इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया गया, टी का पावर 2 क्या हो जाएगा, टी का पावर 3/3, पावर 7/7, 10/10 वगैरह वगैरह, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, और हमको जो लास्ट आंसर मिलेगा वो हमारा लाइन इंटीग्रल यानी कि वर्क डन का आंसर मिलेगा अपन को, वर्क डन। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए आया है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में इनको सॉल्व किया है, अपर माइनस लोअर लिमिट वगैरह सारी चीजें लगाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर भी देखो, एक फिर कंडीशन दी है y इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर आर बार आपने निकाल लिया यहाँ पे,
आपने एफ बार गिवन दिया है, आर बार दिया है, उसका डी आर बार निकाल दिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, एफ डी आर। तो इस तरीके से पूरा वाई में बदल गया, फिर पूरा एक्स में बदल गया, तो एक्स की लिमिट हम लोग लेंगे। पाथ दिया है अपन को, अब एक्स की लिमिट आप कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे 1 से 2 आ रही है? तो देखो यहाँ पे अपन को 1 1 से 2 8 दिया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और यहाँ पे x की वैल्यू है 2। क्योंकि डेरिवेट इंटीग्रेशन पूरा तरीके से x में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? x में। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए लिमिट आएगी x की 1 से 2, आगे 1 से 2। तो ये जो माइनर पॉइंट होते हैं, इस माइनर पॉइंट में इस तरीके से उतर के इसको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स होते हैं, और इन डिटेल के साथ, एक्यूरेसी के साथ बच्चों अपन को एग्जामिनेशन में इन्हें सॉल्व करना होता है। ये 1.5 नंबर के लिए आया था, छोटा सा एग्जाम्पल। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप खुद देख लेंगे। धीरे धीरे एफडीआर निकालना है। ये देखिए आप, धीरे धीरे। ठीक है, वर्क डन नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, खुद होके आप सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। अब डबल इंटीग्रेशन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। जो मेन टॉपिक है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ है पढ़ाने को। पेपर नंबर 2 में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए हमको 2 से 3 महीने लगते हैं। ठीक है, मैथ्स 1 को और मैथ्स 2 को टोटल मिला के 4 से 5 महीने का कम से कम टाइम पीरियड लगता है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, अगर देखा जाए तो इसलिए हमारी क्लासेस में, हमारे गुरुकुल क्लासेस, अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ तो मैं अपनी ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर साल मेरे पास 100+ स्टूडेंट रहते हैं नागपुर में। ओनली, ओनली बोल रहा हूँ मैं, ओनली द बेस्ट अकेडमी है। क्योंकि मैं जी जान लगा के बच्चों पे मेहनत करता हूँ, और मेरे अगर वीडियो आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप सोच ही सकते हैं जब मैं फ्री में इतनी मेहनत कर सकता हूँ ऑब्वियसली, तो फिर मैं पेड बच्चों के लिए, जो बच्चे पैसे देते हैं उनके लिए मैं कितना करता हूँ। मैं एग्जाम के दिन तक बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर दिया है ये आपको, तो आप यहाँ पे क्योंकि एक्स की लिमिट दी है तो वाई अंदर आएगा, और वाई की लिमिट होती है तो एक्स अंदर आता है। ये सॉल्व करने के तरीके होते हैं। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई इज अ कांस्टेंट है, सॉरी एक्स कांस्टेंट है वाई के लिए, तो इसको 1/x को बाहर निकाला है, जैसे 1/a बाहर निकलता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इस तरीके से निकाला। अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे, वाई की जगह एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1। टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई/4 होती है। तो ये हो गया पाई, और टेन जीरो की वैल्यू 0। पाई/4 बाहर में आया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स, अपर माइनस लोअर करेंगे, आपका आंसर। उसी के बाद ये वाला फिर से एक एक्स्ट्रा एग्जांपल घुमा के दे दिया उन्होंने, सिर्फ लिमिट चेंज कर दी। यहाँ पे देखिए 1 से 2 है, यहाँ पे 1 से 3 कर दी, लिमिट चेंज, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन आर डी आर डी थीटा पोलर फॉर्म में दिया है, बहुत आसान है। अगर थीटा दिया है तो आर को अंदर लेंगे, अगर आर अंदर दिया है, ठीक है, अगर थीटा है तो वो आर का, आर के लिए दिया है लिमिट, ये याद रखेंगे। आर का हो जाएगा r² बाय 2, अपर ला लेंगे, अपर माइनस लोअर कॉस स्क्वायर बचेगा। अगर आप इसका अभी बच्चों इंटीग्रेशन लेंगे कॉस स्क्वायर का, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, 1 + cos2 थीटा/2 के फॉर्म पे उसको बदलना पड़ेगा फॉर्मूले में। 2 को बाहर निकालेंगे 1/4, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस का हो जाएगा sin2 थीटा/2, 2 डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, अपर माइनस लोअर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6 मार्क के लिए आया है, डबल इंटीग्रेशन, जिसमें आपको इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है भाई? है ना? और डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई देख लीजिए यहाँ पे, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया। अपन को एरिया निकालना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स दिया है, वाई इक्वल टू एक्स पैराबोला, और लाइन दे दी गई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है अपना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और ये स्ट्रिप बनाएंगे नीचे, पी पी कहाँ पर आ रही है? पी आ रही है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे, और क्यू कहाँ पर आ रहा है? वाई इक्वल टू एक्स पर आ रहा है क्यू। गिवन आर इज द रीजन, ये अपना आर रीजन है। ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स, इस लाइन से, और ये पैराबोल्स इससे बाउंडेड है इतना रीजन। यही सारी चीजें बोली है। अब बाउंडेड रीजन के पॉइंट क्या है? 0 0 से लेके पॉइंट है 1 1, ये दो पॉइंट के बीच में वो बाउंडेड रीजन है। तो P लाइज ऑन द पैराबोला एंड Q लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब अपन को लिमिट निकालना है। ठीक है, तो अगर अपन को लिमिट निकालना है तो अपन लिमिट किस तरीके से निकालेंगे? दो तरीके से निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी कहाँ पर है, वाई इक्वल टू क्यू कहाँ पर है, वाई इक्वल टू एक्स पे, तो वाई के लिमिट आ गई। एक्स की लिमिट क्या आएगी, अभी अपन ने देखा था इंटीग्रेशन, यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये जो जीरो जीरो एक्स जीरो जीरो से कहाँ तक है, ये जो इसका मिलने वाला पॉइंट है, ये जो लाइन से कट होता है ये वाला कर्व, तो ये वन वन पॉइंट है, 1,1, तो आप देखेंगे ये पॉइंट है 1, तो जीरो जीरो से 1 तक जा रहा है एक्स, तो एक्स जीरो जीरो से 1 तक जा रहा है, इसलिए एक्स की लिमिट 0 to 1 है। और अभी एक्स का है तो ये अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक्स दिख रहा है तो ये डीवाई की लिमिट है, इसलिए डीवाई को अंदर ले लिया। इस तरीके से पहचान में आना चाहिए, फिर डीवाई को अंदर ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बाद में आपको इंटीग्रेशन करना है, वाई अंदर लेना है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा, अपर माइनस लोअर करेंगे, आप पूरा एक्स के फॉर्म पे मिलेगा, फिर से आप उसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, और जैसे आप उसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे, अपर माइनस लोअर करेंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई, इसमें भी सर्कल है। अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या होता है, ये वाला रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, वन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। आर की जगह यहाँ पे दिया है बच्चों 1, याद रखेंगे। तो ये आपका ये आपका मैंने बना लिया है यहाँ पे रफ डायग्राम। रफ डायग्राम के बाद क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्चुअल बॉडी डायग्राम पिक्चर मैंने यहाँ पे निकाल ली। पी कहाँ पर है, पी है आपके एक्स पे, और क्यू कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर है। तो पी लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड क्यू लाई ऑन द आर्क, या आर्क यानी ये जो सर्कल है हमारा, सर्कल तो एक दो तीन चार आर्क से मिलके बना है, तो ये पहले आर्क पर है, इसलिए उसको बोला है क्यू लाई ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल, क्यू लाई ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल। तो क्योंकि पहले अगर अपना पी का कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो, तो वाई इक्वल टू जीरो। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अगर मेरे को वाई निकालना है तो ये हो जाएगा 1 - x², और वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 - x², तो ये वाई की लिमिट आ गई। एक्स कहाँ से कहा था कि एक्स है 0 से 1 तक, अगर आप देखेंगे एक्स की लिमिट क्या है, 0 to 1 स्टार्ट हो रही है, जीरो जीरो से, और पॉइंट ये क्या है आपका 1 पॉइंट है, 1,1, क्योंकि रेडियस उसकी 1 है, तो 0 to 1 यहाँ पे अपने पास इसकी लिमिट है एक्स की, 0 to 1। अब बाद में फिर आपके पास क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्स है, तो ये वाई की लिमिट होगी, वाई को अंदर लेंगे, अपर माइनस लोअर सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, नीचे वाला एग्जाम्पल उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप देखते हुए चलेंगे, मैं धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आगे ये वाला एग्जाम्पल को आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, देखते हुए चलेंगे। डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंड द एरिया, अगेन उसी तरीके से निकालने हैं ये सारे, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। चेंजिंग इन ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, अब ऑर्डर चेंज किया जाए। एक मिनट मैं ब्रेक ले लेता हूँ, फिर एक मिनट के ब्रेक के बाद में फिर से शुरुआत करूंगा। पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया था बच्चों, तो अभी मैंने पानी पी के आया। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अब अपन को चेंज करना है भैया, ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करना है, यानी अभी अपना डी एक्स डी वाई जिस तरीके से आ रहा था, अब अपन पी क्यू की अगर अपन इस तरीके से, ये अपना था
तो P यहाँ पर था, Q यहाँ पर था। अगर P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो अपन, ठीक है, अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो, अगर आप देखिए, मैं फिर से पीछे थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ आपको। ये- तो बच्चों, मैं आप लोगों को दिखा रहा था, जैसा कि मैंने अभी ये वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ाए, ये वाले डबल इंटीग्रेशन वाले, एक बार देख लीजिए। कि देखिए स्ट्रिप, बच्चों ये वाली स्ट्रिप को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कि अपन ने पी यहाँ पर बनाया था, ये पी की ये जो स्ट्रिप है, ये पैरेलल टू किसको थी, वाई एक्सिस को थी। अगर ये वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो डेरिवेटिव भी, इंटीग्रेशन भी पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ही आया है। देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू, वो वाई को पैरेलल थी, इसलिए डेरिवेटिव भी, यानी इंटीग्रेशन ऐसा बना कि पहले वाई आ रहा। क्यों ऐसा आ रहा, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डी वाई पहले आएगा, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी एक्स अंदर आएगा पहले। यानी यह जो लिमिट है एक्स की है, इसलिए वाई अंदर आ रहा है, इसलिए यह वाई को पैरेलल बन रही है। अब लिमिट आएगी वाई की, तो एक्स अंदर आएगा, इसलिए स्ट्रिप बनेगी एक्स को पैरेलल वाली। ये कंसेप्ट होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अब अपन ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जो स्ट्रिप है अब अपन यहाँ पे चेंज करेंगे वाले कोई एग्जांपल में। तो चलिए अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये 2x है, तो ये अगर x है तो ये y की लिमिट है, समझ जाना, y इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू एक्स। और जो बची है कांस्टेंट, वो x की लिमिट है, x इक्वल टू, तो यहाँ पे दी भी गई है, मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, x और y की लिमिट है ये। ठीक है, अगर x है तो y की लिमिट है। अब स्ट्रिप अगर पी क्यू अपन निकाले तो पहले वो पैरेलल टू हम लोग y एक्सिस लेते थे, फिर नाउ अब हम चेंज कर लेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे। यानी इसकी डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम पहले आईसी हुआ, अगर अपन निकालेंगे तो आईसी, पी यहाँ पे आएगा क्यू। अब मैं आईसी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ ऑर्डर, तो मैं आईसी ले रहा हूँ। तो पी यहाँ पर आ रहा है, पी कहाँ पर आ रहा है, वाई इक्वल टू एक्स, क्यू कहाँ पर आ रहा है, एक्स इक्वल टू टू। तो अपने नए लिमिट जनरेट हो जाएंगे। तो लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू, यानी एक्स इक्वल टू वाई से एक्स इक्वल टू टू, क्योंकि अब ये पैरेलल हो गया एक्स को। तो x की मेन लिमिट होती है, x की मेजर लिमिट होती है, तो x वहां पे आ रही थी, y की लिमिट्स आ रही थी पहले, फिर x की आ रही थी, अब आएंगी x की पहले आएंगी, फिर y की आएगी। चेंज कर दिया अपन ने ऑर्डर, उसको अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर, अब देखिए यहाँ पे ये y के फॉर्म पे आया, यानी x अंदर हो गया, देखो x अंदर हो गया, क्योंकि स्ट्रिप पैरेलल टू x हो गई। फिर आप x से इसका इंटीग्रेट करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और फिर लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। मैंने इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे सॉल्व किया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में आता है और सॉल्व करके नहीं दिया है बुक में, ये बड़ा वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश कीजिए ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, खुद से समझिए। फिर डबल इंटीग्रेशन आया बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म। अब अपन इसको एक क्वेश्चन ये भी देखते हैं कि पोलर फॉर्म पे अपन चेंज करेंगे तो कैसे इसको लिखा जाएगा। ये आपका क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स के जगह आर कॉस थीटा, वाई के जगह आर साइन थीटा, और जहाँ पर भी डी एक्स डी वाई है उनके जगह आर डी आर डी थीटा। ये तीन चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इक्वल टू वन, ही आपका सर्कल है। तो रेडियल स्ट्रिप अपन पहले पी क्यू ऐसे लेते थे, अब ऐसी तो लेंगे नहीं, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन इसमें आ गए हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में स्ट्रिप जीरो से चल दी है, तो क्योंकि फर्स्ट रीजन में हम लोग ले रहे हैं पी, तो ये फर्स्ट रीजन में आ गया हमारा पी। हम लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी स्ट्रिप ले सकते हैं, डोंट वरी। जनरली अपन को क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला जाता है, और हम लोग इस तरीके से लेंगे। अब रेडियल स्ट्रिप की लिमिट कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू, ये हमारा रेडियस यानी आर इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग लेंगे तो ये आर इक्वल टू जीरो है। अब ये पी कहाँ पर है, सर्कल पे है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आर इक्वल टू वन, क्योंकि रेडियस कितनी है, ज्यादा से ज्यादा ये वन है, आर इक्वल टू यहाँ पे जीरो, जीरो से वन तक, तो रेडियस इसकी वन है। तो आर, बट आर क्या है आपका, आर होता है, हाँ ठीक है, आर यानी आर, सॉरी, आर इक्वल टू जीरो टू वन, एंड थीटा, क्योंकि वो सर्कल है तो वो जीरो से टू पाई होगा थीटा, क्योंकि होल पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो टू पाई होता है, 360 डिग्री होता है। और फिर बाद में अगर यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है तो ये आर डी आर ले लेंगे, फिर ये पाई है तो ये थीटा की लिमिट है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे।
पुटिंग करेंगे, आंसर निकालेंगे। इस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को खुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसको पढ़ूंगा तो ये लेक्चर कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा, और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताने के लिए कि ये किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए, उसकी स्टेप्स क्या होगी, किस तरीके से स्टेप मार्किंग की जाएगी, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आर इक्वल टू जीरो, पी कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू ए पर। तो आर की जगह हम लोग ले लेंगे, आर होता है, एक्स होता है अपना, एक्स की जगह एक्स होता है आर कॉस थीटा इक्वल टू ए, यानी आर की वैल्यू आई ए सेक थीटा, यानी आर इक्वल टू जीरो से, आर इक्वल टू ए सेक थीटा आपकी लिमिट हो गई थीटा और जीरो से पाई बाय फोर। क्यों पाई बाय फोर हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अगर ये आप इस डायग्राम को देखेंगे तो पाई बाय फोर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप देखिए ये स्ट्रिप को हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से शुरुआत करते हैं, ऐसे ऐसा 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 इस लाइन तक लेके जा सकते, इसके बाहर नहीं लेके जा सकते इस लाइन तक। और ये लाइन कितनी है हमारी, ये पाई बाय फोर है। और ये पूरा ये जो लाइन है अपनी 90 वाली, तो ये पाई बाय फोर है। तो स्टार्टिंग जीरो से लेके पाई बाय फोर तक बस इसके बीच में ही रहेगी, इसलिए हमने उसको पाई बाय फोर लिया। फिर आप पुटिंग करेंगे, वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है ट्रिपल इंटीग्रेशन, आसान है। और ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है 1.5 नंबर के लिए। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बहुत सारे आज के टॉपिक में मैं सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कवर कवर करा रहा हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको, इन सबको अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एबीसी कांस्टेंट है तो आप किसी को भी दे दे, एक्स को दे दे, वाई को, जेड को, पहले डीएक्स के साथ ले लेंगे, एक्स अपर माइनस लोअर करेंगे, फिर वाई को दे देंगे अपर माइनस लोअर, जेड को करेंगे अपर माइनस लोअर, आप देखेंगे एक्स वाई जेड का यानी कि एबीसी आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये आया समर 19 में 6 मार्क के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वन माइनस, अगर यहाँ पे एक्स है तो ये जेड की लिमिट हो गई, वाई वाली जो लिमिट है वो एक्स की हो जाएगी, एंड लास्ट में जो बचेगा वो कांस्टेंट हम लोग वाई को दे देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी ट्रिपल इंटीग्रेशन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से इन्हें सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे एक बड़ा वाला एग्जाम्पल आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है ए क्यूब बाय ए का पावर 5/60। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, पेपर में पूछा गया समर 17 में, बुक में प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ योर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। तो ये ट्रिपल एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड को मुझे सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई कंडीशन क्या दी है अपन को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कंडीशन दी है। और ये उसकी डायग्राम होंगी, किसी भी बुक में प्रेजेंट नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में स्टडी करके अपने नोट्स बनाए। एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू ए, यानी जेड की वैल्यू आ गई ए माइनस एक्स माइनस वाई। अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे ले रहा हूँ तो जेड हो जाएगा जीरो, जेड जीरो हो गया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बचेगा, यानी वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बचेगा, यानी वाई की लिमिट आएगी, वाई इधर ही रखेंगे तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर वाई जीरो रख देंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए, ऐसे 3 लिमिट आ जाएगी। अब ये तीनों लिमिट आ गई, क्योंकि यहाँ पे समझ लो ये लिमिट में एक्स और वाई है तो ये जेड के लिए काम करेगी, यहाँ पे एक्स है तो ये वाई के लिए काम करेगी, ये कांस्टेंट है। हाँ ये कांस्टेंट है तो ये एक्स की लिमिट होगी। बस आपको यही यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लिमिट किस तरीके से अप्लाई करनी है, और आपको यहाँ पे ये सॉल्व करते हुए जाना है। और आप देखेंगे कि आपको लास्ट में आंसर ए टू द पावर 5/60 मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा। लास्ट में आता है हमारा ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम में आपको कुछ नहीं करना है। ग्रीन्स थ्योरम में जनरली ग्रीन्स थ्योरम के फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन्स थ्योरम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एग्जैक्ट होता है ना, अपन ने सेम वन के सेम टू के फर्स्ट यूनिट में भी क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स, तो एम का वाई के साथ और एन का एक्स के साथ इक्वल आना चाहिए, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन के साथ, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले को याद रखेंगे। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि हाफ एक्स डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व का एरिया बताओ भैया ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार। ये ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे, तो आप ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे अपन को डी वाई की टर्म और एक्स की एम डी एक्स होता है, एम डी एक्स, तो डी एक्स की टर्म यानी ये आपका एम हो गया माइनस वाई, और ये आपका एन हो गया, बस आगे पीछे दिया है तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एम और एन लिखे अपन ने, एम और एन इनका अपन ने इस तरीके से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कर दिया, यानी डबल इंटीग्रेशन। तो एन का एक्स के साथ यानी 1 माइनस में
एम का वाई के साथ यानी माइनस ऑफ -1, यानी टू डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई यानी क्या कहलाता है, एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, इट इज एरिया ऑफ द रीजन। तो आ गया, इसे ही हम लोग इसलिए हाफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को अपन एरिया कहते हैं, और उसको हम पोलर फॉर्म में भी बदल सकते हैं। अगर आपको आया आगे तो पोलर फॉर्म में भी आप बदल लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। उसके बाद वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, अगर आपको ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए आया तो फिर आपको दोनों साइड आपको सॉल्व करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एंड लास्ट में इक्वल टू करके डबल इंटीग्रेशन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये पूरा फार्मूला आपको लगाना है ग्रीन्स थ्योरम का, और दोनों एल एच एस और आर एच एस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एल डबल इंटीग्रेशन देखो, एम एन निकाल लिया आप, इस क्वेश्चन में एम और एन निकालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी जो लिमिट्स है लिमिट्स निकाल लेंगे जैसे अपन लिमिट्स निकालते थे, और इसका डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। और डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद -1/20 आंसर आ रहा है, और ये इसको थोड़ा सा स्लो करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और फिर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगर एक बार ले रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो ये लाइन इंटीग्रल है। और लाइन इंटीग्रल को कैसे लिया जाना चाहिए, अब लाइन इंटीग्रल ये जो डायग्राम अपन ने बनाई है भैया, जो अपन को कंडीशन दी है उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर लेंगे। ये भी ये कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। तो यहाँ से ए क्यू ओ ओ पी ए, इसलिए ओ पी ए क्यू ओ, ये दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। फिर अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर हमारा आंसर लेकर आएंगे, और फिर बाद में उसको फिर से हम ऐड कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारा -1/20, जो कि हमारा पहले इक्वेशन के बराबर आया था -1। तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसे हम वेरीफाइड करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल बताना है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब मुझे यहाँ से आपको कहना है कि आप यूनिट 1, अब जैसे कि आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो रिवाइज करते समय आपकी लास्ट लास्ट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, यूनिट 1 पूरा करो, उसमें से कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि यूनिट 1 यूनिट 2, 3 और 4 का बेस बन जाएगा। यूनिट नंबर 2 में लाइन इंटीग्रल है, सरफेस एंड द वॉल्यूम इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल को बहुत तगड़े लेवल पे करो। यूनिट नंबर 3 पे ये सॉरी यूनिट नंबर 2 पे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है, यूनिट नंबर 2 है वो, ये यूनिट नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 की बात करेंगे, यूनिट में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन यानी सादा सादा डबल इंटीग्रेशन, फिर एरिया निकालने वाला, पोलर निकालने वाला, और चेंज ऑफ द वेरिएबल वाला। तो 4 तरीके हैं, तो इनको सॉल्व कर लो आप। बस ये 4, और ट्रिपल इंटीग्रेशन का कर लो तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 यूनिट कर लो, और लास्ट यूनिट का ग्रीन्स थ्योरम कर लो, ग्रीन्स थ्योरम। तो आपका पूरा का पूरा पेपर 2 बहुत अच्छे से निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने जो भी आपको सिखाया है, जो भी बताया है, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईएमपी मैंने यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आप आज के लेक्चर से आपका कुछ बेनिफिट हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। थैंक यू सो मच।